Good morning, students. Today I Gunjan Garg going to explain class 7 chapter, that is Instead of War Drum. Children, this is unit 6 section B. Okay students, let's discuss this chapter Instead of War Drum. Firstly, we will discuss the title of this chapter Instead of War Drum. Children, यहाँ पे ये जो राइटर है इसका जो टाइटल है Instead of War Drum, मतलब बताया गया है कि अगर युद्ध ना हो तो उसकी बजाय क्या होना चाहिए. इट मीन्स इस जो चैप्टर है एक थीम पर बेस्ड है. थीम है इसका वॉर या फिर पीस. क्या अच्छा होता है, युद्ध अच्छा होता है या फिर शांति अच्छी होती है. तो एवरीबडी नोज दैट पीस इज बेटर. बेटर ही होती है पीस, क्योंकि वॉर तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती. चिल्ड्रन, एक्चुअली दिस चैप्टर इज फॉर किंग अशोका. जो किंग अशोका थे, एक बार उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था और उसमें इतने ज्यादा पीपल, इतने ज्यादा एनिमल्स की डेथ हुई थी कि उसके बाद उनका हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया था और उन्होंने उसी दिन से डिसीजन ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. और क्योंकि उनका जब हार्ट चेंज हो गया तो उन्होंने जो गौतम बुद्धा थे, बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया. और एक्सेप्ट करने के साथ साथ ही जो उनके बच्चे थे, उनकी डॉटर थी और उनका सन था, उन्हें भी दूर दूर भेजा था इस बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए. ओके स्टूडेंट्स, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इस बौद्ध धर्म का तो उन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भी भेजा था. तो यहाँ पर हम स्टोरी डिस्कस करेंगे इंस्टीड ऑफ वार ड्रम. देखिए, Do you know the story of Buddha? He was born a prince who gave up royalty and riches to spread the message of peace and kindness. तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप बुद्धा को जानते हो? लॉर्ड बुद्धा, everybody knows about लॉर्ड बुद्धा. He was born a prince, यानी जब वो बोर्न हुए थे वो एक राजकुमार थे. Who gave up royalty and riches, उन्होंने अपने सारे महल के सारे जितनी भी रॉयलिटी थी, जितनी भी रिचनेस थी, उसको छोड़ के क्या किया था? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड काइंडनेस. इस वर्ल्ड के अंदर पीस और काइंडनेस का मैसेज को स्प्रेड किया था. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर इंस्टीड ऑफ वार ड्रम. देखिए, अ लॉन्ग टाइम अगो इन द 3rd century BCE अ यंग वुमन वाज सेलिंग टू अ फार अवे आइलैंड. बहुत समय की बात है बच्चों, जब 3rd century में बिफोर क्राइस्ट एक यंग वुमन थी जो कि क्या कर रही थी? सेलिंग कर रही थी एक आइलैंड पर जा रही थी वो. शी रोड पैच्ड रोब्स. पैच्ड रोब्स होते हैं बच्चों ऐसे क्लोथ्स जो किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं. ठीक है, किसी धर्म के अकॉर्डिंग जो क्लोथ्स पहने जाते हैं उन्हें बोलते हैं पैच्ड रोब्स. एंड हैड ए शेव्ड हेड, और वो जो वुमेन थी उसका जो हेड था वो शेव्ड था, यानी उस पर कोई भी हेयर नहीं थे. हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द आइलैंड, और उसका जो ब्रदर था वो भी उसका वेट कर रहा था उसी आइलैंड पे जिसके लिए वो जा रही थी. दे वर बोथ ऑन अ मिशन. शी वाजंट जस्ट एनी यंग वुमन. She was the princess of Magda and a Buddhist monk. Her name was Sanghamitra, and her twin brother Mahindra had been sent to Sri Lanka by their father Emperor Ashoka to spread Buddhism. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जो वुमेन थी वो दोनों भाई बहन किसी मिशन पे थे, और वो जो वुमेन थी वो क्या थी? कोई नॉर्मल वुमेन नहीं थी, वो एक प्रिंसेस थी, मगध की प्रिंसेस थी, और वो एक बुद्धिस्ट मोंक यानी साध्वी थी. और जो उसका नेम क्या था? संघमित्रा. और जो उसका ब्रदर था, ट्विन ब्रदर, यानी वो उसका जुड़वा भाई था महिंद्रा, उन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था. किसने भेजा था? उनके फादर एम्पीरियर अशोका ने. और किस लिए भेजा था? टू स्प्रेड बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, स्प्रेड करने के लिए. महिंद्रा हैड बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू द पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड. तो महिंद्रा क्या करता था? वो बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी उनकी प्रीचिंग्स, उपदेश देता था लोगों को अपनी सिस्टर के वहां पहुंचने से पहले. संघमित्रा बिगेन टू वर्क विद द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड स्टार्टेड एन ऑर्डर टू फीमेल मोंक और नन्स. और जब वहां पे संघमित्रा पहुंच गई तो उसने क्या शुरू किया? उसने वर्क करना शुरू कर दिया उन वुमेन के साथ, उस कंट्री की यानी श्रीलंका की उन वुमेन के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया जो क्या थी? फीमेल मोंक थी और नन्स थी वहां पर श्रीलंका में. She also carried a cutting of the Bodhi tree under which Gautam Buddha attained enlightenment. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब संघमित्रा वहां पे बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए गई तो वो अपने साथ एक कटिंग लेकर गई थी बोध ट्री की, जिस ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? एनलाइटमेंट होता है बच्चों, ज्ञान प्राप्त होना. आपने सुना होगा कि गौतम बुद्धा को एक ट्री के नीचे वो क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था. तो वो उसकी कटिंग भी लेकर गई. Legend says the tree she planted still thrives in श्रीलंका. और ये बताया जाता है कि वो जो ट्री है वो आज भी श्रीलंका में ही है. एम्पीरियर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट, यानी जो एम्पीरियर अशोका थे वो एक बहुत ही एंथुसिस्टिक बुद्धिस्ट थे, यानी बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे.
He took many steps to popularize the religion both within his own empire, which covered most of the Indian subcontinent, including what is now अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड अब्रोड। तो जो वो थे एम्पीरियर अशोका थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था। ठीक है, उन्होंने न केवल अपने एम्पायर में बल्कि उनके एम्पायर जो इंडियन सब कंटिनेंट था, बच्चों पहले इंडिया में क्या था, जो बहुत सारे देश थे वो इंडिया के ही अंदर आते थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अब्रोड यानी दूर दूर तक इस धर्म को पॉपुलराइज कराया था। In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt and ये मैकडोनिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे मोंक थे, ठीक है, जिन्हें उसने उसके जो राज्य के बहुत सारे ऐसे दूत थे जिन्हें उसने अलग अलग कंट्री में भेजा, जैसे सीरिया में, इजिप्ट में और मैकडोनिया में बौद्ध धर्म को प्रचार स्प्रेड करने के लिए। Many prominent Buddhist monk and official from Ashoka court was also to Southeast Asia to propagate their religion। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट जो बहुत ही बुद्धिस्ट मोंक थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मोंक थे और जो अशोका के कोर्ट में भी वर्क करते थे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, उन्हें उसने अलग अलग जगह पे इस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, प्रोपोगेट का मीन्स भी होता है कि स्प्रेड करना, इस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए उसने यानी हर संभव कोशिश की थी। किसने? किंग अशोका ने। अब देखिए, he built a number of stupas which are believed to hold the relics of Buddha। The Sanchi स्तूपा built by Ashoka is now a World Heritage Site। तो यह उसने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे जो कि ये विश्वास किया जाता है कि वो क्या है, वो बुद्धा के अवशेष हैं, यानी जो लॉर्ड बुद्धा थे वो उनके अवशेष हैं। और उसमें जो सांची स्तूपा है जो अशोक ने बनवाया था, वो भी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी वो भी दुनिया की एक धरोहर है। In addition to erected a number of inscribed pillars, one of them being the Ashoka pillar। तो यानी उसने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे, उसमें एक अशोका पिलर था जो बहुत ही फेमस भी है। Similar inscription have also been found on boulders and in caves। और उसी तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तुम्हें गुफाओं में, वहां पे पत्थरों पे बहुत सारे ऐसे शिलालेख मिलते हैं। In all 33 such inscriptions have been found, which are collectively referred to as Ashoka edicts। यानी 33 जो इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखे गए हैं, फाउंड जो मिलते हैं, वे सारे एक तरीके से अशोका के एडिक्ट्स हैं, यानी अशोका ने ही खुदवाए थे वो शिलालेख। द इंस्क्रिप्शन प्रोक्लेम अशोकास बिलीफ इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। और ये जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं ये दावा करते हैं, यानी ये प्रोक्लेम करते हैं कि अशोका जो विश्वास करते थे किसमें, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल में, धम्म ऑन नॉन वायलेंस, यानी वो अहिंसा में और धर्म जो होता है उसमें विश्वास करते थे। एंड इज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स। और उनकी क्या इंटेंशन थी, उनकी मन से इच्छा थी कि वो लोगों को अपने कामों से जीत ले, यानी लोगों को मन जीते, ना कि उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें क्या किया जाए, फोर्स किया जाए लोगों को। They also talk about his social efforts to protect his subject both humans and animals। और वे क्या करते थे, वो हमेशा बात करते थे कि सोशल एफर्ट करने की, जिससे उनकी प्रजा, उनके वहां पे रहने वाले लोग और एनिमल्स सभी क्या हो सके, सभी प्रोटेक्टेड हों। Emperor Ashoka is referred to as देवानाम पियादासी, beloved of goddess in these edicts। और ये जो edicts हैं इसमें एम्पीरियर अशोका को रेफर्ड किया गया है, क्या रेफर्ड किया गया है, देवानाम प्रियदासी, यानी जो भगवान की बहुत ही प्रिय है। बट एम्पीरियर अशोका वॉज नॉट ऑलवेज कॉल्ड द बिलव्ड ऑफ गॉड्स। यानी जो एम्पीरियर अशोका है वो हमेशा से क्या है, हमेशा से भगवान को शुरू से नहीं ज्यादा बिलव्ड नहीं करते थे। व्हेन ही वॉज यंग प्रिंस अशोका's निकनेम was चांद फायर्स अशोका, इट वॉज ए वेल डिजर्व निकनेम। यानी जो अशोका थे वो पहले से ऐसे नहीं थे, जो वो छोटे थे तो उनका निकनेम रखा गया था चांद अशोका, जो कि उनकी फायर्स, यानी वो बहुत ही ज्यादा फायर्स थे, ठीक है, और इसीलिए उनका निकनेम रखा गया जो उनको वेल डिजर्व्ड भी करता था। एज ए यंग चाइल्ड अशोका हैड ए स्किन डिसीज दैट मेड हिम अनप्लीजेंट टू लुक एट। His father Bindusar did not like him very much, so Ashoka decided to prove himself। तो एक बार जब वो छोटे थे तो अशोका को एक स्किन डिसीज थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनप्लीजेंट से दिखते थे और उनके फादर भी उन्हें, बिंदुसार जो थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन अशोका ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को प्रूव करेंगे। ही बिकम ए फियरलेस वॉरियर, यानी वो एक बहुत ही जिसको कोई भी डर नहीं था ऐसे योद्धा बने। इवेंचुअली हिज फादर बिगेन टू वैल्यू हिम एज ए सोल्जर एंड ए स्टेट्समैन। तो धीरे धीरे जो उसके फादर थे वो उन्हें एक सोल्जर की तरह और एक सामाजिक मतलब इंसान की तरह इस तरीके से उन्हें लाइक करने लगे। बिंदुसार मेड अशोका द गवर्नर ऑफ ए फार ऑफ प्रोविंस। तो बिंदुसार ने अशोका को गवर्नर बना दिया जो दूर दूर के जो उनके प्रोविंस थे, क्षेत्र थे उनका। द प्रिंस ऑल्सो लेड स्मॉल वॉर्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। और जो प्रिंस को ना दूर दूर के जो राज्य थे उसमें भी भेजा जाने लगा युद्ध के लिए।
आफ्टर बिंदुसार डाइड अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी न्यू किंग। और जब उनके फादर बिंदुसार की डेथ हो गई तो अशोका को डिक्लेयर किया गया न्यू किंग। हाउएवर अशोका's ओल्डर ब्रदर वांटेड टू थ्रोन फॉर देमसेल्व्स। जबकि जो अशोका का बड़ा भाई था वो क्या चाहता था, वो उस राजगद्दी पर खुद ही बैठना चाहता था। दिस लेड टू ए 2-year वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी 2 साल तक इस चीज के लिए युद्ध चलता रहा। इन विच अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर, उसमें अशोका ने अपने भाई को हराकर एंड बिकेम किंग अशोका, और अपने आप किंग अशोका बन गया। For 8 years after his coronation, Ashoka fought many wars and conquered many territories. But this ambitious king was still not satisfied. There was one kingdom in the east of India that still refused to submit to him. अब अपने राज्य के दौरान अशोका ने बहुत सारी क्या किए, युद्ध किए और बहुत सारी टेरिटरीज को जीत लिया। लेकिन अशोका जो थे, जो किंग के रूप में इतने ज्यादा एम्बिटिशियस थे कि वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं थे। यहाँ पर एक किंगडम था, एक राज्य था ईस्ट इंडिया का, जिसने रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया उन्हें अपना मतलब राजा मानने से। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंगा। वो कौन सा किंगडम था? कलिंगा का। विच कवर्ड द प्रेजेंट डे नॉर्थन आंध्र प्रदेश, जो आज क्या है, नॉर्थन में आंध्र प्रदेश है। मोस्ट ऑफ ओडिशा एंड ए पोर्शन ऑफ मगध प्रदेश, यानी क्या है, वो उड़ीसा में मगध प्रदेश का एक पोर्शन है। एम्पीरियर अशोका वॉज डिटरमाइंड टू मेक कलिंगा पार्ट ऑफ हिज किंगडम। लेकिन अशोका चाहते थे कि वो कलिंगा को क्या करे, अपने किंगडम का एक पार्ट बनाए। सो द किंग स्टार्टेड ए वॉर अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम, लीडिंग द वॉर एफर्ट्स हिमसेल्फ। इसलिए उसने राजा ने क्या किया, एक वॉर शुरू कर दी, एक लड़ाई शुरू कर दी अपने पड़ोस के राज्यों के साथ मिलके, लीडिंग द वॉर एफर्ट्स हिमसेल्फ, और अपने आप उसको लीड किया। द कलिंगा वॉर वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक। जो कलिंगा की युद्ध था वो बहुत ही यानी ब्लडी, इसमें बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा ब्लडी था कि उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। द पीपल ऑफ कलिंगा फोर्ट ब्रेवली बट दे वर ओवर पावर्ड बाय अशोका's लार्ज आर्मी। कलिंगा वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो कलिंगा के लोग थे वो बहुत ही बहादुरी से लड़े, फिर भी अशोका की इतनी बड़ी लार्ज आर्मी ने उनको जीत लिया। कलिंगा वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड। बुरी तरह से कलिंगा जो है बर्बाद हो गया, बिल्कुल वहां कुछ नहीं बचा। द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से दैट एज मैनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर। और जितने भी शिलालेख हैं वहां पे इस तरीके से जो भी पाया गया है कि कम से कम इस युद्ध में 1 लाख पीपल और मर गए थे। When the war finally ended, Ashoka looked around him and saw hundreds of corpses on the battlefield. Instead of feeling happy about extending his empire further, he found himself feeling sad about the loss of life and property. तो फाइनली जब युद्ध का एंड हो गया, अशोका ने इस युद्ध को जीत लिया, तो उसने क्या देखा, उसके चारों तरफ क्या थी, उस बैटल फील्ड में, उस युद्ध के मैदान में क्या थी, लाशें लाशें थी, किस किस की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की। और उसे खुश होने की बजाय कि उसका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड हुआ है, उसे बहुत दुख हुआ। उसे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी हानि हुई है, किसकी, लाइफ की भी और प्रॉपर्टी की भी। ही श्योर टू नेवर वेट अनदर वॉर अगेन। और तभी से उसने एक कसम खाई कि वो कभी भी अब युद्ध नहीं करेगा। दिस रियलाइजेशन हैड टू अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड ही मेड इट द स्टेट रिलीजन। तो तभी जब उसे ये एहसास हुआ अशोका को, तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अपना लिया और इसे अपने जो राज्य था उसका एक धर्म बना दिया। ही बैंड हंटिंग, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड इवन अर्ज्ड द सब्जेक्ट टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन। तभी से उसने शिकार को भी बैन कर दिया और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाई, और उसने अपने प्रजा से आग्रह किया कि वो मीट ना खाए और वो शाकाहारी बन जाए। ही विजिटेड सेवरल साइट्स इम्पोर्टेंट टू बुद्धिज्म एज वेल। और उसने बहुत सारे जो बुद्धिज्म के प्लेस थे वहां पे विजिट भी किया। On visiting Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha, Ashoka erected a pillar with an inscription saying that the village was exempted from the paying tax. तब जब उसने लुम्बिनी की विजिट की तो वो बर्थ प्लेस था गौतम बुद्धा का, तो वहां पे उसने एक शिलालेख लिखवाया कि यहाँ के लोग जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि इस गांव के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, ये क्या है, गौतम बुद्धा का विलेज है, इसलिए यहाँ के लोग कोई भी टैक्स नहीं देंगे। True to his word, Ashoka decided to rest of his life to popularizing Buddhism. और अपने शब्दों को सच करते हुए अशोका ने क्या डिसाइड किया, ये डिडिक्टेड कराया कि वो अपनी पूरी लाइफ, जितनी भी उसकी बची हुई लाइफ है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करेगा। Today, almost 70% of Sri Lankan practice a branch of Buddhism and 400-500 million people around the world follow Buddhism. आज ऑलमोस्ट 70% श्रीलंका के लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, और कम से कम 400 और 500 मिलियन पीपल जो हैं इस दुनिया में बुद्धिज्म को मानते हैं। ए लिविंग प्रूफ ऑफ एम्पीरियर अशोका चेंज ऑफ हार्ट। और ये अशोका का मन कितना चेंज हो गया था, ये इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वंस अगेन।